नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। बड़ा ताज्जुब लगा मुझे, क्योंकि ऐसे आदमी ने ऐसा वक्तव्य दिया। मैं पहले वक्तव्य बोलता हूं, बताता हूं जो वक्तव्य मैंने एक्स-रे के नीचे देखा। वक्तव्य है भाजपा के सबसे बड़े नेता महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान उप मुख्यमंत्री। भाजपा माने फडणवीस, फडणवीस माने भाजपा। ये महाराष्ट्र का रूल। और नरेंद्र के बाद देवेंद्र इस घोषणा के दाता, या इस घोषणा के जो घोषणाएं दी जा रही थी उसके मैं जन्मदाता तो नहीं कहूंगा, लेकिन उन्हीं के नाम को लेकर घोषणाएं भी होती थी। तो उन देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दिया। एनडीटीवी के कॉन्क्लेव में उन्होंने बात करते हुए कहा कि भाजपा महाराष्ट्र में अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पाएगी। हम जानते हैं कि इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनके हम उभरेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनके साथ ही हमको एज है और हम सरकार बना पाएंगे। पहली बार ये हताशा के सूर मैं उनके मुंह से देख रहा हूं। मुझे याद है 2019 का चुनाव, जब 5 साल की सत्ता के बाद वो चुनाव को सामने गए, साथ में शिवसेना भी थी और पूरे टाइम उनका एक ही डायलॉग होता था, मी येणार, मी येणार, मीच येणार, मैं ही लौटूंगा, मैं ही लौटूंगा, मैं ही लौटूंगा। चुनाव के नतीजे आए, समीकरण बदल गए, इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाई, इंडिया गठबंधन विपक्ष में आ गया। बड़े मुश्किल से 2.5 साल, क्योंकि वैसे भी शिवसेना 2.5 साल ही चाहती थी मुख्यमंत्री पद। 2.5 साल के बाद शिवसेना टूटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस तोड़ी गई, शिवसेना तोड़ी गई, फिर एनडीए ने सरकार बनाई। उसमें देवेंद्र फडणवीस वापस आए, लेकिन फिर लंगड़ते लंगड़ते आए, एक पैर पे बैसाखी लेके आए, क्योंकि कहा मुख्यमंत्री होना था और उप मुख्यमंत्री बन के रह गए। उसमें भी दूसरा भी एक उप मुख्यमंत्री है, ताकि मुख्यमंत्री 2 हो जाते तो वैसा भी उसका वजन कम हो जाता है। अब देवेंद्र फडणवीस ने ये क्यों कहा? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी वर्तमान स्थिति जानते हैं। देवेंद्र फडणवीस जानते हैं कि वो सबसे बड़ी पार्टी होगी, सबसे ज़्यादा सीटों पे वही लड़ रही है। सबसे बड़ी होगी कि नहीं, मैं मानता नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो सिंगल डिजिट पे आ गए, 9 पे आ गए, उनसे अच्छा स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे का था, 15 में से 7, ये 23 में से 9, अजित पवार 4 में से 1। तो कुल मिलाकर वो जानते हैं कि अभी स्थिति उस लायक नहीं कि यदि मैं डंके की चोट पे कहूंगा कि मैं ही आ रहा हूं तो लोग हंसेंगे। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी पार्टी होगी, इस पे भी एक डाउट है, लेकिन उन्होंने वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जरूर कहा होगा कि मैं सबसे बड़ी पार्टी बन के आएंगे, क्योंकि वहां पे भी चुनाव बटने के बाद विद्रोह बहुत हो गया है। और जब विद्रोह को लेकर बात करी तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि भाजपा के काबिल नेता को मैं चुनाव नहीं लड़वा पा रहा हूं, क्योंकि गठबंधन है और गठबंधन पे कुछ नियम है कि मैं गठबंधन के सिर्फ वोट नहीं ले सकता, उन्हें मुझे सीटें भी देनी होगी। तो कुछ सीटें राष्ट्रवादी को भी जाती है, कुछ सीटें एकनाथ शिंदे को भी जाती है। वहां जो भाजपा का एक दमदार नेता है, उसके साथ तो अन्याय होता है, ये मैं जानता हूं, मजबूरी है, एक गठबंधन की मजबूरी है। लेकिन लोकसभा में हुआ वैसा नहीं होना चाहिए, यहाँ नीचे वोट ट्रांसफर होना चाहिए। क्या ग्राउंड लेवल पे वोट ट्रांसफर होगा क्या? सवाल ये है, क्योंकि अजित पवार के खिलाफ लगातार एकनाथ शिंदे के लोग आग उगल रहे थे। बीजेपी में भी अजित पवार के खिलाफ लगातार बातें होती रही है। अजित पवार के लोग अपमान का घूंट सह के चुप है, क्योंकि अजित पवार के पास और कहीं जाने की जगह नहीं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जब मैं एक से देखता हूं तो मुझे एक बात तो समझ में आती है, कम से कम एक बार तो सही देवेंद्र फडणवीस सच बोल गए। और वो सच ये था कि हम अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पाते।
एक समय था भाजपा अपने बलबूते पे 120 सीटें तक ले गई थी और यदि 5 साल तक महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया की गवर्नमेंट रहती तो यकीनन भाजपा अपने बलबूते पे 160 पार हो जाती। लेकिन फिर सत्ता का लालच, उसके चलते गद्दारी का टैग लगवा लिया, पार्टी तोड़ने का टैग लगवा लिया और महाराष्ट्र में सबसे बड़े राजनीतिक विलन के रूप में अपने आप को प्रस्थापित कर दिया। तो यह दयनीय स्थिति तो होनी थी। दूसरी दयनीय स्थिति एक और जगह है, बारामती। बारामती में अजित पवार के खिलाफ उनके सगे भतीजे, छोटे भाई के बेटे मैदान में हैं शरद पवार की तरफ से। अजित पवार ने आज कहा कि काका ने मेरा परिवार तोड़ा, चाचा ने मेरा परिवार तोड़ा। आगे तुरंत उन्होंने जोड़ दिया कि बहन के खिलाफ पत्नी को उतार के मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती की, उसके लिए मैं माफी भी मांग चुका हूं। बारामती के लोगों ने भी तय कर लिया था कि लोकसभा में ताई को भेजेंगे और विधानसभा में दादा को। लेकिन जब मुझे भी ये पता था कि परिवार में ये तय हुआ था कि मेरे खिलाफ परिवार का कोई आदमी उतारेगा नहीं, लेकिन मैंने सुना साहब ने यानी शरद पवार ने उससे फॉर्म भरवा लिया युगेंद्र से, जो उनका सगा भतीजा है। अजित पवार भी शरद पवार के सगे भतीजे थे और अजित पवार को जब अपनी पत्नी बुरी तरह से हारी और अपनी हार सामने दिख रही है, तब एक चीज का ज्ञान हुआ और ये ज्ञान है कि रिश्तेदार मिलजुल के रहे तभी परिवार आगे बढ़ता है। यदि ये ज्ञान आपको आ गया तो आप अपनी पूरी पार्टी अपने चाचा के चरणों में समर्पित करते और ये बताते कि अब मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मुझे घर तोड़ना ही नहीं चाहिए था। आप उप मुख्यमंत्री पद के लालच में, जो पहले से ही आपके पास था, आप अपने चाचा के इस वृद्धावस्था में, जो एक कैंसर जैसे भयानक बीमारी से ग्रस्त है, 84 प्लस है, इसमें जहां अब उन्होंने आपको बेटे समान माना, उनकी बैसाखी बनने के बजाय पीठ में खंजर उतारा और जब आपको तकलीफ हो रही है तो फिर दादा आपको अब परिवार याद आ रहा है। पवार साहब ने क्या किया? पवार साहब पे तो यही आरोप लग रहे थे कि पवार साहब ने अपना परिवार आगे बढ़ाया, कभी बेटी को तो भतीजे को तो दूसरे ग्रैंडसन को, तीसरे ग्रैंडसन को। पवार परिवार पे तो यही आरोप था। तो ये सारे आरोप अपने सर पे लेते हुए भी शरद पवार लगातार पूरे कुनबे को प्रोटेक्ट करते रहे। पार्थ के चुनाव लड़ने के खिलाफ बोलने के बाद भी आपके हट के कारण पार्थ को चुनाव लड़ाया गया, जो बुरी तरह से हारा, क्योंकि शरद पवार जानते हैं कि कौन राजनीति कर सकता है और कौन नहीं। आप अपने बेटे के मोह में अंधे होके पार्थ को लड़वा बैठे। आप अपने अहंकार में इतना अंधे हो गए कि आपने अपने पत्नी को अपने बहन के खिलाफ लड़काया और अब लाडली बहना लाडली बनना दुनिया में घूम रहे हैं। अब जब आपकी स्थिति आई, बारी आई, तो आपको परिवार याद आ रहा है। दादा एक मराठी का नाटक है, शन नवरे ने लिखा हुआ, सूर राहू दे। उसमें एक डायलॉग है, उस जो नाटक का हीरो है उसकी पत्नी उससे बेवफाई करती है और फिर थक हार के जब वापस आती है घर, तो उसको वापस भेजता है और कहता है, वो पत्नी कहती है कि मैं बहुत बहुत भुगत चुकी हूं, भोग चुकी हूं। तब वो हीरो कहता है कि सुनो, स्वर्ग और नर्क एक कल्पनाएं हैं। पृथ्वी पर जनसंख्या इतनी हो गई है कि अब स्वर्ग और नर्क का हिसाब भगवान नहीं रखते। जो पाप आपने पृथ्वी पे इस जन्म में किए, उसी को भोग के ही आपको मोक्ष है। तो दादा, यदि आपने गलती की तो उसकी सजा भी तो होनी चाहिए, नहीं तो गलती मानना ही सजा नहीं होती। राजनीतिक संन्यास ले लेते तो लोगों को लगता कि दादा को पश्चाताप हो गया। याद कीजिए आपने शरद पवार के बारे में क्या क्या कहा। याद कीजिए आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस में जो लोग बचे रहे शरद पवार के साथ, उनके बारे में क्या क्या कहा। याद कीजिए आपने अपने बहन के बारे में क्या क्या कहा।
तो ये आपको यही हिसाब होगा दादा। नियति है, आपने अपने कर्म किए, फल भोगिएगा। अब शरद पवार ने घर तोड़ा बोलना, ये इससे बड़ा हास्यास्पद आरोप हो नहीं सकता। जब मैं एक्स-रे में ये सारी चीज़ें देखता हूँ, तो मुझे बहुत सारा, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, रायता फैला हुआ दिखता है, जो मैं आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।